नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बाराबंकी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 9 घंटे में गुमशुदा नाबालिग बहनों को किया सकुशल बरामद। सपा सांसद शफीक रहमान बर्क हुए भावुक, मुलायम सिंह यादव की अच्छी सेहत की दुआ मांगी। 2024 के चुनाव लड़ने पर राजभर ने दिया बयान, कहा देश और प्रदेश की सरकार गठबंधन से बन रही है। जब बीजेपी अकेले सरकार नहीं बना पा रही, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना पा रही, तो हम किस खेत की मूली हैं। सरयू नदी के किनारे इस बार 16 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य, 18,000 वॉलंटियर्स होंगे शामिल। भदोही के दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग की फॉरेंसिक और एसआईटी ने शुरू की जांच, कई धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर। इस वक्त की बड़ी खबर है, मैं आपको बता दें कि अमित शाह इस वक्त लाइव है, आप देखिए। आज तक 1,62,00,000 पर्यटक हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं। 70 साल से हमारी मांग थी कि यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो, नहीं होता था। अब मोदी जी ने श्रीनगर से शारजाह तक सीधी फ्लाइट शुरू कर दी। रात को किसी को जाना है तो जम्मू और श्रीनगर से रात्रि की फ्लाइट नहीं थी। मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर में रात्रि की फ्लाइट करने का भी फैसला ले दिया। और ये कहते थे कि धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। मैं आपको हिसाब देने आया हूं। पहले कांग्रेस के समय में 2006 से 2023 में जो आतंकवादी घटनाएं हुई वो 4,766 थी। मित्रों, कितनी थी? 4,766 आतंकी घटनाएं हुई थी। और ये जाने के बाद 370 जाने के बाद 2019 से 22 में 4,766 से घटकर सिर्फ 721 रह गई है। मित्रों, 721। मोदी जी ने निरंतर दहशतगर्दों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ, ये हुर्रियत वालों के खिलाफ एक कठोर मुहिम चलाई। ये इसका परिणाम है। और मित्रों, पहले जो सुरक्षा बलों की मृत्यु होती थी वो 1200 के आसपास होती थी। 1200 से घटकर 137 आकर रह गई है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित हुआ है। पहले मुझे बताओ भाइयों बहनों, आए दिन पथराव के समाचार अखबार में आप पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? बोलो भाई, जोर से बोलो। सुना ही नहीं पड़ा? पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? अब पथराव के समाचार आते हैं क्या? आते हैं क्या? मोदी जी ने युवाओं के हाथ से पत्थर लेकर लैपटॉप थमाने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया है। ये परिवर्तन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं रजौरी आया हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, रजौरी में मेडिकल कॉलेज की आपने कभी कल्पना भी की थी क्या? जरा जोर से बोलो, की थी क्या? रजौरी में मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज भेजकर न केवल यहां के बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका दिया है, मेरे पहाड़ी भाइयों के लिए
मुफ्त में इलाज हो, इसकी व्यवस्था यहीं पर कर दी है। आपको किसी को जम्मू जाना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ कठुआ, डोडा, अनंतनाग, बारामुल्ला और अपना रजौरी, ये सारे मेडिकल कॉलेज बनाए। सिर्फ रजौरी के लिए 139 करोड़ रुपया मोदी जी ने खर्च करने का काम किया है। रजौरी, थन्ना मंडी और सूरनकोट रोड 480 करोड़ रुपया खर्च कर इसको आगे बढ़ाया है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट एजुकेशन प्लान के तहत 21 करोड़ और 28 योजनाएं मोदी जी ने भेजी है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 3885 किलोमीटर के रोड बनाने का निर्णय किया है। जम्मू पूंछ राजमार्ग को 4 लेन का, अब जम्मू पूंछ राजमार्ग 4 लेन का बनना है और इसके लिए 1337 करोड़ रुपया मोदी जी ने किया है। और मैं एक महत्वपूर्ण आंकड़ा बोलना चाहता हूं। माताएं, आप ज्यादा बहनें, आप ताली बजाकर स्वागत करना। ये अपने पहाड़ी क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा घरों में पहली बार बिजली भेजने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बिजली भेजने का काम। बाराबंकी पुलिस ने 9 घंटे के अंदर लापता नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया है। जैतपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली दोनों नाबालिग बहनों की उम्र 13 और 14 साल बताई जा रही है। पुलिस को मिली दोनों बहनें साई इंटर कॉलेज जैतपुर में 8वीं और 9वीं की छात्रा हैं। दोनों बहनों को शाहजहांपुर जिले में रोडवेज बस से बरामद किया गया। सुबह स्कूल जाते समय दोनों बहनें संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी। अचानक 2 नाबालिग छात्राओं के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने से हड़कंप मच गया। परिजनों की सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुस्तैद हो गई। खोजबीन के लिए एडिशनल एसपी की अगुवाई में 4 टीमों का गठन किया गया। स्वाट सर्विलांस, क्राइम ब्रांच, सीओ सदर और सीओ क्राइम को भी लगाया गया। पुलिस ने बच्चियों को ढूंढने का अभियान शुरू किया। खोजबीन में दोनों नाबालिग छात्राओं के कपड़े सड़क किनारे नाले से बरामद हुए और साइकिल भी जैतपुर कोतवाली क्षेत्र में खड़ी मिली। एसपी बाराबंकी अनुराग वत्से ने बताया कि दोनों छात्राएं घर से स्कूल के लिए निकली थी। हमारी टीम बच्चियों को जगह जगह तलाश रही थी। सूचना मिली कि बच्चियां शाहजहांपुर में हैं। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को बच्चियां रोडवेज की बस में मिली और बच्चियों को परिजनों के हवाले सौंपने की तैयारी हो रही है। पुलिस का कहना है कि अभी पूछताछ की जा रही है। बच्चियों से जानकारी हासिल की जा रही है कि वो किन परिस्थितियों में गायब हुई थी। घटना का अनावरण बहुत जल्द कर दिया जाएगा। बच्चियों के मिलने की सूचना परिजनों तक भेज दी गई है। वहीं बाराबंकी पुलिस की मुस्तैदी की जिले में जमकर सराहना की जा रही है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में सुधार के लिए पूरे प्रदेश में पूजा पाठ और दुआओं का दौर जारी है। पक्ष विपक्ष हर पार्टी के नेता सभी उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। उधर संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी अपने आवास पर पार्टी नेताओं के साथ मिलकर मुलायम सिंह की अच्छी सेहत के लिए दुआएं मांगी। इस दौरान शरीक रहमान बेहद भावुक नजर आए। बर्क मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। उन्होंने भावुक लहजे में कहा, आज संभल की पहचान मुलायम सिंह की वजह से है। वे ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की, बल्कि सभी धर्म और जाति के लोगों को हमेशा मिलाने की कोशिश की। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि हम सभी ने मुलायम सिंह की सेहत के लिए दुआएं मांगी और हम सभी को उम्मीद है कि मुलायम सिंह बहुत जल्दी सेहतमंद होकर हम सभी के बीच होंगे। 1 महीने से मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह का ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया। उनकी हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। वहीं प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री ने उनके बेटे अखिलेश यादव को फोन कर उनका हालचाल जाना है।
लोकसभा चुनाव 2022 को देखते हुए सुलहदेव समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर इन दिनों प्रदेश में सावधान यात्रा निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में सुबह अध्यक्ष से बातचीत हुई, जहां उन्होंने अपना सावधान यात्रा को बेहद सफल बताया और कहा कि पार्टी को 20 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इतना जोश पहले कभी नहीं देखा गया जो इस बार सावधान रथ यात्रा को मिल रहा है। राजभर ने कहा कि वो इस यात्रा के दौरान अब तक 17 जिलों में 9 बड़ी सभाएं कर चुके हैं। राजभर ने कहा कि हम बिहार में 2024 से विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ते आ रहे हैं। पिछले चुनाव में हम सब ने मिलकर एक मोर्चा बनाया, उसमें भी हम शामिल थे। अगर हमारा जनाधार ना होता तो हमसे समझौता क्यों होता, हम वहां चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस समय चर्चाएं इसीलिए अधिक हो रही हैं क्योंकि बीजेपी से छोड़कर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए। 27 अक्टूबर को पटना में हमारा कार्यक्रम है, जिसे लेकर टीम लगी हुई है। अभी 14 अक्टूबर को कटिहार में हम बड़ी सभा करेंगे और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़े। हम सावधान यात्रा निकाल कर लोगों को सावधान कर रहे हैं कि आंख मूंद कर वोट ना दें, चाहे हम आए या कोई और। उनसे सवाल करिए, आप हमारे लिए क्या करते हैं, सदन में हमारे लिए क्या लड़ते हैं। 2024 के चुनाव लड़ने पर राजभर ने कहा कि देश और प्रदेश की सरकार गठबंधन से बन रही है। जब बीजेपी अकेले सरकार नहीं बना पा रही, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना पा रही, तो हम किस खेत की मूली है। 2024 का चुनाव आएगा तो जो पार्टी के नेताओं का फैसला होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन। बसपा सपा में 36 का आंकड़ा था और हो गया है। नीतीश कुमार ने कहा था राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और फिर उन्हीं के साथ सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि लालू की पार्टी से समझौता नहीं करेंगे, भले घर बैठ जाएं, लेकिन आज सरकार चल रही है। कश्मीर का उदाहरण देख लीजिए, महबूबा मुफ्ती बीजेपी साथ हम भी समझ नहीं आया कि नेता कहते क्या है और करते क्या है। दीपावली के त्योहार में इस बार सरयू नदी के किनारे 16 लाख दीपक जलाने का रिकॉर्ड रखा गया है। इसी के चलते नोडल अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि दीपोत्सव पर कुल 16 लाख दिए जलाए जाएंगे। अभी तक हमने करीब 4 लाख दियों का इंतजाम कर लिया है। दीपक जलाने के लिए 18,000 वॉलंटियर्स का इंतजाम किया गया है, जिसमें से करीब 2,000 शिक्षक हैं। बता दें कि इससे पहले 14 लाख से ज्यादा दीपक जलाने का रिकॉर्ड तोड़ा जा चुका है। वहीं 18,000 वॉलंटियर्स की टीम बनाई गई है, जिसमें 2,000 टीचर्स भी हैं। वहीं दीपक की बात करें तो इस बार दीपक अयोध्या के कुम्हारों से ही लिया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल का ये छठा और उनके दूसरे कार्यकाल का ये पहला दीपोत्सव है। योगी सरकार के पहले वर्ष में दीपों को राम की पीढ़ी पर एक साथ जलाने से दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से दीपक जलाए गए थे। इसके लिए कुल 16 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में दीपकों के एक साथ जलाने के लिए 2021 में 11,000 वॉलंटियर्स लगाए गए थे। दीपोत्सव के आयोजन का संयोजक राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के चीफ डॉक्टर अजय प्रताप सिंह को बनाया गया है, जिन्होंने बताया कि अब तक 4 लाख दियों का इंतजाम कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश स्थित भदोही में नवरात्र के अवसर पर रविवार रात एक दुर्गा पूजा पंडाल में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया था। दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने की वजह से करीब 66 लोग झुलस गए थे, जबकि 5 लोगों की जान चली गई थी। अब इस अग्निकांड में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसकी जानकारी भदोही एसपी ने दी है। बता दें कि भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग पर एसपी अनिल कुमार ने कहा कि हमने आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया है और फॉरेंसिक और एसआईटी की टीम ने जांच की और नमूने लिए जा रहे हैं। वहीं एफएसएल वाराणसी की फायर फॉरेंसिक टीम को भी इससे अवगत कराया गया है, जो जल्द ही आकर इसकी जानकारी करेगी। एसपी अनिल कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इसमें एक नामजद और बाकी अज्ञात आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में पता चला कि हैलोजन लाइट को सजावटी पेपरों से ढका था, जिसकी वजह से आग लगी। आसपास लगे पंखों की वजह से आग और फैल गई। भदोही के औरई में दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने से सुबह तक 5 की मौत हो गई थी
और जबकि काफी लोग झुलस गए थे। इसमें 42 को वाराणसी और 18 को औरैया और 4 को प्रयागराज रेफर कर दिया गया। मरने वालों में 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों को माने तो आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जिस वक्त पंडाल में आग लगी वहां करीब 150 लोग मौजूद थे। आग इतनी भीषण थी जिसमें 40% से ज्यादा लोग आग की चपेट में आ गए। इसमें ज्यादातर लोग 30 से 40% तक झुलस गए हैं, जबकि कुछ लोगों की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा की पहली बरसी पर कहा कि ना किसान लखीमपुर खीरी कांड को भूले हैं और ना ही वे सरकार को भूलने देंगे। उन्हें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी के अलावा कुछ मंजूर नहीं। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को देश भर में प्रदर्शन होगा और इस प्रदर्शन में भी लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला उठेगा। लखीमपुर खीरी हिंसा की पहली बरसी पर तिकोनिया क्षेत्र के कुड़ियाला घाट गुरुद्वारा में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि 26 नवंबर को सभी राज्यों की राजधानियों में संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन होगा और इस आंदोलन प्रदर्शन में भी तिकोनिया हिंसा का मामला उठेगा। तिकोनिया के कुड़ियाला घाट गुरुद्वारे में आयोजित इस कार्यक्रम में लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए किसानों व पत्रकार को श्रद्धांजलि दी गई। टिकैत ने कहा कि देश पिछले साल 3 अक्टूबर को तिकोनिया गांव में हुई हिंसा को कभी नहीं भूल सकता, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ किसान 3 अक्टूबर 2021 को तिकोनिया गांव में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान कार से कुचलकर 4 किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। इसके बाद की हिंसा में 2 भाजपा कार्यकर्ताओं और एक चालक सहित 3 अन्य लोग मारे गए थे। हिंसा में मारे गए किसान केंद्र के उन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे जिन्हें बाद में सरकार ने वापस ले लिया। इस हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है और वे अभी भी जेल में बंद हैं। घटना के बाद से किसान संगठन लगातार टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। कार्यक्रम में भाग लेने के बाद राकेश टिकैत ने पत्रकारों से कहा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी के अलावा कुछ और मंजूर नहीं होगा। मथुरा की 2 अलग अलग अदालतों में हुई श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह विवाद से जुड़े 3 मुकदमों की सुनवाई में अगले सुनवाई के लिए 3 अलग अलग तारीखें तय की गई हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में 3 वादों की सुनवाई की जानी है, जिनमें से एक मामला लखनऊ निवासी नारायणी सेना के अध्यक्ष मनीष यादव द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से ईदगाह का हटाए जाने से संबंधित वाद को सुना जाता है। प्रतिवादी पक्ष ने इस मामले में उपासना स्थल कानून 1991 लागू होने का दावा करते हुए उसकी सुनवाई न किए जाने की दलील दी, जिस पर अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को की जाएगी। इसके अलावा एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह एवं राजेंद्र माहेश्वरी की पुनरीक्षण याचिका की यहां पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष में हुई सुनवाई में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के किसी भी प्रतिनिधि के उपस्थित न होने पर अदालत ने वादी के आग्रह पर उनके स्थानीय प्रतिनिधि को नोटिस भेजकर अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में ही मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय गौड़ ने बताया कि सिविल जज ज्योति सिंह ने लखनऊ के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के पेश नहीं होने पर ईदगाह को हटाए जाने से संबंधित उनके वाद में उन्हें एक मौका दिया और अगली सुनवाई की तारीख 21 अक्टूबर तय कर दी है। गौड़ ने बताया कि मनीष यादव के बाद में 1968 में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को अवैध बताते हुए उसे खारिज कर कथित शाही ईदगाह को श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से हटाकर उक्त भूमि मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई है। इस पर प्रतिपक्ष शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता नीरज शर्मा ने कहा कि उपासना स्थल कानून 1991 के तहत 15 अगस्त 1947 के पहले बना कोई भी धर्मस्थल नहीं हटाया जा सकता है। शर्मा ने इस दलील के साथ ये मामला खारिज किए जाने की मांग की। वहीं न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तिथि तय की है। वहीं अपर जिला जज के न्यायालय में इस पर आज सुनवाई थी, लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हाजिर न होने पर सुनवाई नहीं हो सकी।
उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के भरथना कस्बे में प्रत्येक वर्ष की भांति रामलीला महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। ये कार्यक्रम रामलीला कमेटी के माध्यम से करवाया जा रहा था। कस्बा में स्थित मिडिल स्कूल के प्रांगण में महोत्सव समिति के पदाधिकारी और कलाकारों के द्वारा रामलीला मंचन में लंका दहन की तैयारी चल रही थी। रामलीला मंचन को देखने के लिए लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। तभी अज्ञात कारणों के चलते मंच पर अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरा मंच जलने लगा। भीषण आग को देखते हुए मंच के पीछे बैठे कलाकार मंच छोड़कर भाग गए। उधर रामलीला देखने आए श्रद्धालुओं में भी भगदड़ मच गई। पास में ही खड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया। फिर फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। भीषण आग से मंच पूरी तरह जलकर राख हो गया। किसी प्रकार की कोई भी जनहानि फिलहाल नहीं हुई। बता दें कि रामलीला मंचन के द्वारा लंका दहन की तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन लंका दहन से पहले ही रामलीला मंच आग की भेंट चढ़ गया और स्वाहा हो गया। फायर कर्मी राकेश शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि रामलीला पंडाल में आग लग गई है। सूचना के तुरंत बाद वे मौके पर जाकर पहुंचे तो देखा वहां पर बहुत ज्यादा भीषण आग लगी हुई थी। फिर 4 कर्मचारी आग को बुझाने में लगे हैं। हालांकि इस दौरान किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं होने की सूचना मिली है। गोरखपुर में शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि पर मंगलवार सुबह यानी आज गोरक्षपीठ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मातृ शक्ति के पांव पखारेंगे। वहीं 10वीं तिथि पर गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली पारंपरिक विजयदशमी शोभा यात्रा की अगुवाई करने को रथ पर सवार होंगे। शोभा यात्रा से पूर्व दोपहर में गोरखनाथ मंदिर में गोरक्षपीठ का तिलोकोत्सव होगा। तो यात्रा के समापन पश्चात संतों द्वारा पात्र देवता में रूप गोरक्षपीठ की पूजा की जाएगी। शारदीय नवरात्रि पर गोरक्षपीठ में शक्ति उपासना विशिष्ट होगी। नवरात्र की प्रतिपदा को गोरक्षपीठ और मुख्यमंत्री ने विधि विधान से मंदिर के शक्तिपीठ में कलश स्थापना की थी। वहीं रविवार शाम से वे पुनः मंदिर में प्रवास कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने अष्टमी की तिथि के मान में महानिशा पूजा के अनुष्ठान हवन को पूर्ण किया था। वहीं सोमवार को भी जगत जननी मां आदिशक्ति की उपासना में रहे। सीएम योगी 9वीं तिथि पर मां दुर्गा के नमन स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की आराधना के उपरांत कन्या पूजन भी किया। उन्होंने परंपरा के अनुसार वे मां दुर्गा स्वरूपा कुंवारी कन्याओं के पांव और उनके माथे पर रोली चंदन दही और अक्षत का तिलक लगा विधि विधान से पूजन किया। पूरी श्रद्धा से भोजन कराकर दक्षिणा देकर और उपहार देकर उनको आशीर्वाद भी लेंगे। इस दौरान परंपरा बटुक पूजन भी किया जाएगा। गोरक्षपीठ की ओर से कुमारी कन्या और बटुक भैरव को दक्षिणा भी प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में श्रीनाथ जी के विशिष्ट पूजन और समस्त देव विग्रहों का पूजन भी किया जाएगा। इसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक तिलोकोत्सव कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस मुहैया कराए जाने के मामले में डॉक्टर अलका राय के मऊ स्थित श्याम संजीवनी अस्पताल समेत लगभग 2 करोड़ 67 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। ये जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने दी है। गौरतलब है कि बाराबंकी जिले में पंजीकृत नंबर की एम्बुलेंस पिछले वर्ष पंजाब की अदालत में मुख्तार अंसारी की पेशी के बाद मामला सामने आया था। जांच में पता चला था कि एम्बुलेंस अलका राय के मऊ जिला स्थित श्याम संजीवनी अस्पताल के नाम से पंजीकृत है। इसी के बाद मुख्तार के अन्य करीबियों के साथ ही अलका राय को भी गिरफ्तार कर गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। कई महीने जेल में रहने के बाद फिलहाल अलका राय जमानत पर हैं। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने बताया कि अलका राय के खिलाफ कोतवाली नगर में फर्जी दस्तावेजों के जरिए श्याम संजीवनी अस्पताल के नाम पर एम्बुलेंस खरीदने और इसका उपयोग मुख्तार अंसारी द्वारा किए जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि इसमें गिरोहबंद अधिनियम के तहत भी अलका राय के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। उन्होंने बताया कि मऊ जिले के भीटी निवासी डॉक्टर अलका राय पर आरोप है कि उन्होंने गिरोह के सरगना एवं अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अवैध कारोबार से धन कमाकर अवैध रूप से चल अचल संपत्ति अर्जित की। उन्होंने बताया कि चल अचल संपत्ति के साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मऊ नाथ भजन शाखा जिला में बाराबंकी पुलिस और प्रशासन की टीम ने मऊ पुलिस के प्रशासन की मदद से गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत
जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क कर लिए गए हैं। मऊ जिले के क्षेत्राधिकारी धनंजय मिश्रा ने बताया कि बाराबंकी जिलाधिकारी ने मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस प्रकरण में उनकी सहयोगी डॉक्टर अलका राय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था, जिसके तहत संपत्ति को कुर्क किया गया है। सुल्तानपुर की मलिन बस्ती करौंदिया वार्ड में 2 डेंगू मरीजों की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे की नींद खुली है। आज स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर कई लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें 5 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस्ती में पिछले 15 दिनों से लोग वायरल फीवर से पीड़ित थे। करीब 15 दिन पहले इसी मोहल्ले के रामचंद्र और रविवार को मालती सोनकर नाम की महिला की डेंगू से मौत हो गई थी। वहीं दर्जनों लोग बुखार से पीड़ित थे। इन दोनों मौत की जानकारी के बाद स्वास्थ्य महकमे की नींद खुली। अब जाकर यहां स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया। यहां कई लोगों की जांच की गई। जांच के दौरान डेंगू के 5 नए मामले सामने आए, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके अलावा बुखार से पीड़ित अन्य मरीजों को दवा उपलब्ध करवाई गई। स्वास्थ्य महकमे के निर्देश पर नगर पालिका परिषद साफ सफाई की व्यवस्था करा रहा है, ताकि इस रोग को बढ़ने से रोका जा सके। सुल्तानपुर सीएमओ डॉक्टर डी.के. त्रिपाठी ने कहा कि आज करौंदिया वार्ड में 3 टीम लगाई गई हैं। जरूरत होगी तो और टीमों को लगाया जाएगा। वार्ड के लोगों से अपील की गई कि कैंप पर आकर अपनी जांच कराएं। जिला अस्पताल से लेकर सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध है। करौंदिया वार्ड के लोगों ने सीएमओ के प्रति आभार जताया। उनका कहना है कि सीएमओ ने अपनी मौजूदगी में हम लोगों की जांच कराई और इलाज की व्यवस्था की, जो कि इस वार्ड में पहली बार हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।